स्वागत है भाइयों एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भगवा प्रश्नोत्तरी के साथ सभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये जो अपना प्रश्नोत्तरी जो आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है भगवा प्रश्नोत्तरी जो सीरीज है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण होंगे उनका समावेश किया गया है। तो जो भी क्वेश्चंस है सोल्व आउट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ क्वेश्चंस के बारे में कि जो भी अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इस श्रृंखला में जो अपनी जो सीरीज स्टार्ट की है भगवा प्रश्नोत्तरी उसका पार्ट फर्स्ट है, और जितने भी इसमें जो अपन क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे वो किसी टेस्ट सीरीज या बुक से उठाए हुए नहीं है। 101% आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक में से जो नोट्स है हैंड राइटिंग नोट्स है उनसे तैयार किए गए हैं। तो जो क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं जैसे सपोज दैट पहला क्वेश्चन, तो इसके जो 4 ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको से मैं डिस्कस करूंगा और ये भी डिस्कस करेंगे कि मैंने यही 4 ऑप्शन क्यों दिए हैं। इस क्वेश्चन में मैंने यही 4 ऑप्शन क्यों दिए हैं, इनकी जगह मैं दूसरे ऑप्शंस भी आपको दे सकता था, बट यही क्यों दिए हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण और किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आपको करना क्या है, एक खाली पेज ले लें, एक खाली पन्ना और एक पेंसिल ले लें, जिसके जितने क्वेश्चन सही हो वो मेरे को कमेंट करके बताएगा और ये भी बताएगा कि कैसे क्या लगी ये सीरीज, इसका पार्ट सेकंड चाहिए या कब चाहिए या जो भी करना है आपके हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं, और जो भी नए व्यूअर्स हैं अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और स्टार्ट करते हैं आज अपने चैनल फार्मर्स लॉ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनके जो आंसर मैं बताऊं उससे पहले आप अपने खाली पन्ने पे लगा लेंगे और मेरे को वीडियो के एंड में बताएंगे कि टोटल जो हमने क्वेश्चन सोल्व आउट किए हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत है। नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करनी है, ध्यान से देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल लैंग्वेज वाइज है, आपके सुपरवाइजर पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, पहले चीज तो दिमाग में अगर आपने पढ़ा है और आप अपना यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे हैं कि मेरे को कितना आता है, मैंने कितना पढ़ा और पेपर आता है तो मैं कितना क्या स्कोर कर पाऊंगा, तो ऑपरेशन फ्लड का नाम लेते ही आपके दिमाग में सारी कुछ चल जानी चाहिए कि कौन से सन में होता, किससे संबंधित है और कौन सा व्यक्ति इससे संबंध रखता है, वो सारी चीज बात करेंगे। तो बात करें ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ऑप्शन ए देखेंगे एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी देखेंगे वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी है एनी बोरलॉग और ऑप्शन डी है डब्ल्यूएस गॉड या विलियमसन गॉड। तो आप अपना राइट आंसर क्लिक आउट कर लें, मैं बता रहा हूं इसका राइट आंसर जो है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है कौन, वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी राइट है। अब वर्गीस कुरियन कौन है, ऑप्शन ऑपरेशन फ्लड क्या है वो चीज बात करता है। तो जो श्वेत क्रांति अपनी हुई थी दूध उत्पादन को लेके, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को लेके कब हुई थी, सन 1970 में। इसका जो प्रथम चरण था कब था, 1970 में। तो उसका जनक कौन था, वर्गीस कुरियन। कौन था, वर्गीस कुरियन। तो इनका नाम ऐसे भी आ सकता है कि सफेद क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, या ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति से, यह श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से लेकर, और इसका प्रथम चरण कब हुआ था, 1970। तो ये तो बात होगी अपने क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में जो मैंने बाकायदा जो 3 ऑप्शंस दिए हैं वो क्यों दिए हैं यहाँ पे, वो चीज बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए एमएस स्वामीनाथन। तो जो एमएस स्वामीनाथन है, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का नाम सुना होगा, सन 1966 हरित क्रांति, ठीक है। उसके भारत में जो जनक था वो कौन था, एमएस स्वामीनाथन। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक आउट करोगे कि एमएस स्वामीनाथन मैंने क्यों लिखा है कि इससे आपका एक और क्वेश्चन सोल्व आउट हो जो कि पूछा गया और पूछ सकता है। एमएस स्वामीनाथन कौन थे, सन 1966 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, उसके जनक थे भारत के अंदर। नेक्स्ट वर्गीस कुरियन अपना हो गया, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंध है जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है 1970 में, और वर्गीस कुरियन इसके जनक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं एन ई बोरलो। हरित क्रांति जो हुई थी 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका वर्ल्ड में जनक कौन था, वर्ल्ड के अंदर जो फादर था विश्व जनक वो थे एनी बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। ऑप्शन डी की बात करें विलियमसन गॉड, डब्ल्यूएस गॉड कौन थे, इनका क्या रोल है एग्रीकल्चर के अंदर। तो जो हरित क्रांति शब्द है ना, हरित क्रांति शब्द ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द है वो किन्होंने दिया था, डब्ल्यूएस गॉड ने दिया था। किन्होंने दिया था, विलियमसन गॉड या डब्ल्यूएस गॉड ने दिया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसको मैं हटा देता हूं,
वर्गीस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड, एनी बोरलॉग जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी 1966-67 उसके विश्व में जनक थे। और जो हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था? WS गॉड ने दिया था। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, राजस्थान में पशु गणना आयोजित करवाई जाती है। राजस्थान के अंदर जो पशु गणना है वो कितने वर्ष के अंतराल पे आयोजित करवाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखोगे प्रति 7 वर्ष, प्रति 3 वर्ष, प्रति 4 वर्ष और प्रति 5 वर्ष। तो इसमें से राइट आंसर आप लोग वालों मैं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान में पशु गणना आयोजित करवाई जाती है प्रति 5 वर्ष बाद। प्रति 5 वर्ष बाद राजस्थान के अंदर जो पशु गणना होती है वो प्रति 5 वर्ष बाद की जाती है। और आयोजित कौन करवाता है? ये चीज भी महत्वपूर्ण पूछी गई है कि राजस्थान के अंदर जो पशु गणना है वो किसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है? तो राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान राजस्व मंडल। अब राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ पे स्थित है? अजमेर। 2 क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे हैं यहाँ पे कि जो राजस्थान के अंदर पशु गणना करवाई जाती है वो प्रति 5 वर्ष के अंतराल पे करवाई जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, इनको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, डॉकिंग की क्रिया संबंधित है। जो डॉकिंग है वो क्रिया किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, पहला प्रश्न डॉकिंग की क्रिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुर्गियों से, ऑप्शन नंबर सेकंड पशुओं से, ऑप्शन नंबर थर्ड पशुओं के सींग काटने से और फोर्थ ऑप्शन जो है वो भेड़ से। तो आपने आपका राइट आंसर लगवा लिया होगा, आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी होगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सही हैं। चारों ऑप्शन में बताऊंगा आपको समझाते हुए, चारों क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे अपन, ठीक है। ऑप्शन तो डॉकिंग की क्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुर्गियों से, इससे नहीं है, पशुओं से भी नहीं है और पशुओं के सींगों को काटने से भी नहीं है। तो ऑप्शन बच रहा है अपने पास डी, भेड़ से। डॉकिंग की क्रिया किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। पहली चीज, डॉकिंग का नाम लेते आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए, अगर आपकी रियल में प्रिपरेशन की हुई है, अच्छी तैयारी की हुई है, एक अच्छे लेवल तक कि नहीं मेरे को इसी भर्ती में पास आउट होना है, अपने को एक सीट लेनी ही है, उस हिसाब से अगर आपकी तैयारी की हुई है तो आपको डॉकिंग का नाम सुनते ही ये समझ में आ जाना चाहिए दिमाग में शब्द कि यार डॉकिंग होता क्या है, किस क्रिया को कहते हैं और किससे संबंधित है और किस फील्ड में आएगी। तो डॉकिंग जो है वो भेड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? भेड़ से। भेड़ के अंदर डॉकिंग किसको बोलते हैं? पूंछ काटने की क्रिया को। भेड़ के अंदर जो पूंछ काटते हैं उस क्रिया को क्या बोलते हैं? डॉकिंग की क्रिया बोलते हैं। भेड़ के अंदर पूंछ काटने की क्रिया को डॉकिंग बोलते हैं, जो कि कब की जाती है? जन्म के 1 से 2 सप्ताह बाद। भेड़ के अंदर जो डॉकिंग की क्रिया है, मतलब पूंछ काटने की क्रिया कब की जाती है? जन्म के 1 से 2 सप्ताह बाद की जाती है। बात करें ऑप्शन ए की, कि मैंने ऑप्शन ए जो है वो क्यों डाला है यहाँ पे, तो मुर्गियों के अंदर कौन सी क्रिया का, मुर्गी का नाम आती है, देखो क्रिया आ रही है तो मुर्गियों में कौन सी क्रिया याद आती है? डी बिकिंग। डी बिकिंग, डी बिकिंग की क्रिया किससे संबंधित है? मुर्गियों से। डी बिकिंग की क्रिया संबंधित है मुर्गियों से। किसको बोलते हैं डी बिकिंग? मुर्गियों के अंदर चोंच काटना। मुर्गियों की जो चोंच काट दी जाती है, ऊपर की चोंच 1/4, नीचे की चोंच, ठीक है, चोंच काटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डी बिकिंग कहते हैं। और पशुओं के अंदर सींग काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? 2 चीज होती है, सींग दबाने की और सींग काटने की। तो पशुओं के अंदर जो सींग काटने की है उसको बोलते हैं डीहॉर्निंग। पशुओं के अंदर सींग काटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डीहॉर्निंग। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, डीहॉर्निंग। और ये किसी भी उम्र में की जा सकती है। जब पशु बड़ा हो गया, सींग बड़े हो गए, तो उसको वायर के द्वारा या किसी के द्वारा काट देते हैं, उसको डीहॉर्निंग बोलते हैं। एक होता है डीकास्टिंग, उसको क्या बोलते हैं? सींगों को दबाना। पशुओं की छोटी आयु के अंदर, गाय के जो पशु हैं उनके छोटी आयु के अंदर ही, शिशु आयु के अंदर ही उनके सींगों को दबा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डीकास्टिंग बोलते हैं। और उसको सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? कास्टिक छड़ विधि। कास्टिक छड़ विधि द्वारा दबा दिया जाता है, वो बेस्ट मेथड है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व आउट हुआ है कि डी बिकिंग या सॉरी डिकिंग की क्रिया संबंधित है, डॉकिंग की क्रिया संबंधित है, भेड़ में पूंछ काटने से संबंधित है डॉकिंग की क्रिया, जो कि जन्म के 1 से 2 सप्ताह बाद की जाती है। पशु में सींग काटने की डीहॉर्निंग और सींगों को दबाने की डीवर्मिंग, और मुर्गियों में डी बिकिंग। एक और सुना होगा कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म क्या होता है? कैनाबिलिज्म मुर्गियों का या जो पक्षी है ना, उनका एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है? कैनाबिलिज्म। तो ये 3 क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं। बात करते हैं अपना 4th क्वेश्चन की। मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ थोड़ा। तो आई होप जो है क्वेश्चन है आपके लिए यूजफुल हो, इससे क्या होगा? आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री की
क्वेश्चन है, फिर इसके बाद जो अपन एग्रोनॉमी के करने वाले हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे हॉर्टिकल्चर के। तो इन क्वेश्चन से क्या होगा, जब अपन चारों ऑप्शंस आपको हल करवाते हुए करेंगे तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। निम्न में से किस पशु का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है? निम्न में से किस पशु का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, भेड़, गाय, भैंस और फोर्थ ऑप्शन है बकरी। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, 3 हमने सोल्व आउट कर लिए हैं कि राजस्थान जो राज्य है उसकी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बकरी। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका है? बकरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, कृत्रिम गर्भाधान हेतु भैंस में, कृत्रिम गर्भाधान हेतु भैंस के अंदर सीमेन जो होता है वीर्य उसकी कितनी मात्रा लेते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके चारों ऑप्शन से अपन लगभग 4 या 5 क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, क्या है कि कृत्रिम गर्भाधान AI हेतु भैंस में सीमेन की मात्रा कितनी लेते हैं? भैंस के अंदर कृत्रिम गर्भाधान हेतु AI जिसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान, जो सीमेन की मात्रा लेते हैं वो कितनी लेते हैं? सीमेन या वीर्य की मात्रा जो लेते हैं वो कितनी लेते हैं? 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, A B C D, ठीक है। 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 से 1 ml, सॉरी चौक टूट गया, 0.5 से 1 ml, 0.5 से 2 ml और डी पे देखते हैं अपन 4 ml। 4 ml। क्वेश्चन क्या है अपना कि कृत्रिम गर्भाधान के समय, कृत्रिम गर्भाधान के समय भैंस के अंदर अपन सीमेन की मात्रा कितनी लेते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है 0.5, 0.5 से 1 ml, 0.5 से 2 ml और 4 ml। तो जो 5 क्वेश्चन उसका राइट आंसर जो अपना है बी, 0.5 से 2 ml, 0.5 से 2 ml, सी है 0.5 से 2 ml और 0.5 से 1 ml किसमें लेते हैं? गाय। ये तो बात हो गई अपनी कि कृत्रिम गर्भाधान में सीमेन की मात्रा कितनी लेते हैं। अब बात आती है अपन कृत्रिम गर्भाधान में जो सीमेन लेते हैं उसका स्टोरेज जो संग्रहण किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? -196 डिग्री, -196 डिग्री तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? -196 डिग्री तरल नाइट्रोजन के अंदर किया जाता है। पहली चीज ये हो गई अपनी, इसमें किया जाता है। पर जो करते हैं, देखो सीमेन जो निकालते हैं उसके लिए जो कृत्रिम योनि यूज में ली जाती है, कृत्रिम योनि, सीमेन इकट्ठा करने के लिए जो कृत्रिम योनि वेजाइना जो काम में ली जाती है उसका तापमान कितना रहता है? 42 डिग्री। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है, कितना रहता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको जो लगाते हैं वो कितने डिग्री के कोण पे रखते हैं? जो कृत्रिम योनि है जो सीमेन इकट्ठा करने के लिए आर्टिफिशियल रूप से यूज की जाती है उसको जो 42 डिग्री ठीक है टेम्परेचर रखते हैं, तो इसको कितने डिग्री के कोण पे लगाया जाता है? 45 डिग्री के कोण पे। ये चीज भी आप याद रखोगे, कितने पे? 45 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है। अब बात आती है कि हिमकृत वीर्य बैंक, हिमकृत वीर्य बैंक कहाँ पे है? ये इसी के अंदर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, 5वें क्वेश्चन में सोल्व आउट कर रहे हैं कि हिमकृत वीर्य बैंक कहाँ पे है? बस्सी, जयपुर। बस्सी जयपुर के अंदर है हिमकृत वीर्य बैंक। ये 5 क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी थोड़ा संसाधनों का अभाव है अपने पास, वो जो प्रोजेक्टर वाला बोर्ड नहीं है, वरना ऐसे करते ही क्वेश्चन स्वाइप अप हो जाता है। अभी जो है उसी से काम चला रहे हैं। बाकी ये है थोड़ा सा संसाधनों की ही कमी है, बट जो आपको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करवा रहे हैं ना वो इसकी टक्कर में कोई नहीं है, ठीक है। बहुत मेहनत से, ऐसे नहीं कि कोई भी सीरीज उठाई मेरे को धंधा चलाना है करवा दिया धड़ाधड़, ऐसे कुछ नहीं है। मैं मतलब अच्छे से अच्छा कि आपके लिए यूजफुल हो और आपके काम में आए वो ही चीज आपको मैं बता रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस पशु में प्रसव क्रिया को लैंडिंग कहते हैं? निम्न में से किस पशु में प्रसव क्रिया को लैंडिंग कहते हैं? कौन से पशु में प्रसव क्रिया को क्या? लैंडिंग, लैंडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से पशु में प्रसव की क्रिया को लैंडिंग कहते हैं? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको
चारों ऑप्शन नोट आउट करोगे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, चार ऑप्शन है कि कौन से पशु के अंदर, इन चारों में से कौन से पशु के अंदर जो प्रसव की क्रिया है उसको लैम्बिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लैम्बिंग के नाम से। तो इसका छठवें का जो अपना राइट आंसर है वो है सी, भेड़ के अंदर। भेड़ के अंदर प्रसव की क्रिया को लैम्बिंग के नाम से जाना जाता है। और कितनी है भेड़ के अंदर जो गर्भकाल अवधि है, गेस्टेशन जो पीरियड है वो कितना होता है? 149, 149 दिन। ये चीज भी महत्वपूर्ण है, याद रखना इस चीज को कि भेड़ के अंदर जो होता है गर्भकाल अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 149 दिन होती है, 149 डेज। ठीक है, 149 दिन। और भेड़ के अंदर प्रसव की क्रिया को लैम्बिंग बोलते हैं। बात आती है कि मैंने 3 ऑप्शन ये क्यों ऐड किए हैं। तो गाय के अंदर जो प्रसव की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? काल्विंग। गाय के अंदर प्रसव की क्रिया को क्या बोलते हैं? काल्विंग। काल्विंग, गाय के अंदर प्रसव की क्रिया काल्विंग कहलाती है। और गाय की जो गर्भकाल अवधि है लगभग 280 से 281 दिन गाय में होती है, 281 दिन। और क्या बोलते हैं? काल्विंग बोलते हैं। भैंस के अंदर भी क्या बोलते हैं? बच्चा देने की क्रिया को या प्रसव की क्रिया को काल्विंग बोलते हैं। और 307 से लेकर 310 दिन क्या होता है? इसकी गर्भकाल अवधि होती है। थर्ड अपना ऑप्शन आ गया भेड़। भेड़ के अंदर बच्चा देना है, प्रसव की क्रिया लैम्बिंग और गर्भकाल अवधि 149 दिन। बात करें बकरी की, तो बकरी में जो बच्चा देने की क्रिया वो कहलाती है किडिंग। बकरी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। और इसके लिए 150 दिन, 150, ठीक है। कितने दिन? जो गर्भकाल अवधि है बकरी की वो कितनी होती है? 150 दिन की होती है। बकरी के अंदर गर्भकाल अवधि 150 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन से अपना लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन से तो लगभग 7-7, 8-8 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो शायद जहां तक आपको अच्छी लगेगी अपनी प्रश्नोत्तरी जो कर रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 7, क्षारीय प्रकृति का दूध होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे कि दूध है वो क्षारीय प्रकृति का कौन सा होता है? क्षारीय प्रकृति का दूध होता है। क्षारीय प्रकृति का दूध होता है। क्षारीय प्रकृति का दूध होता है। ऑप्शन देखना, किस पशु का दूध क्षारीय प्रकृति। एक चीज बता दूं, नॉर्मली वैसे जो दूध होता है ना वो हल्का अम्लीय होता है। किस प्रकार का होता है दूध? हल्का अम्लीय होता है, मतलब लगभग 6.6 से 6.7 पीएच वाला। 6.6 से 6.7 पीएच वाला होता है। दूध कैसा होता है? हल्का अम्लीय। पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्षारीय प्रकृति का दूध किसका होता है? ऑप्शन देता हूं मैं, गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो इसका राइट आंसर लगा दो आप, जिसको पता है। मैं बता देता हूँ, भेड़ का दूध होता है, सॉरी बकरी का दूध। थर्ड राइट है। बकरी का दूध क्या है? हल्का क्षारीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? क्षारीय, खारा खारा क्षारीय प्रकार का होता है, जो कि टीबी व क्षय रोगी, जो टीबी और क्षय रोगी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि टीबी व क्षय रोगियों के लिए लाभदायक होता है बकरी का दूध। क्यों? और बकरी का दूध किस प्रकृति का होता है? क्या? क्षारीय प्रकृति का। बाकी दूध किस प्रकृति का होता है? हल्का अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ तक सबके आ रहा होगा, सही से सोल्व आउट कर रहे हैं तो जो आपके कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो रहे होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? पशुओं की एज ज्ञात करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? तो मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं आपको। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी अपन लगभग 4 से, मतलब 4 तो ऑप्शन वाले हो गए, एक खुद अपना क्वेश्चन हो गया। लगभग 8 क्वेश्चन यही सोल्व आउट करने वाले, बहुत अच्छे वाले, कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे बेस्ट मेथड है। फर्स्ट इसमें दे रखा है सींग द्वारा। सेकंड दे रखा है बाह्य स्थिति देखकर, पशु की बाह्य स्थिति में क्या आता है? उसकी शरीर की चीजें देखकर। थर्ड में दे रखा है दांतों द्वारा। और फोर्थ में दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछा है कि देखो विधियां तो तीनों ही ये पशु की आयु ज्ञात करने की है,
जो मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं तीनों ही पशु की आयु ज्ञात करने की विधियां हैं, बट मैंने पूछा कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। फर्स्ट है सींग के द्वारा, दूसरी है बाह्य स्थिति, तीसरी है दांतों के द्वारा, फोर्थ है नन ऑफ दी। तो देखो इसमें जो राइट आंसर है वो है दांतों के द्वारा। दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है दांतों के द्वारा। दांत भी पशु के अंदर 4 होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनमें भी मुख्य रूप से जो आयु के लिए उत्तरदायी होते हैं ना, कि जिनसे अपने आयु का पता लगा सकते हैं, वो होते हैं इंसाइजर दांत। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 4 ऑप्शन में मिल जाते हैं कि आयु ज्ञात करने के लिए उत्तरदायी है या आयु ज्ञात करने के लिए यूज लिया जाता है। तो कौन से दांतों का यूज लिया जाता है? इंसाइजर। इंसाइजर। और आयु ज्ञात करने की सबसे बेस्ट मेथड है दांतों के द्वारा। सींग के द्वारा भी करते हैं। सींग में कैसे करते हैं? पहला छल्ला 3 वर्ष के बाद में आ जाता है, फिर 3 + 2 कर लेते हैं, ठीक है, जो आयु दी गई उसके द्वारा, बाह्य स्थिति के द्वारा। तो अपना 8वां क्वेश्चन क्या था कि बेस्ट मेथड कौन सा है, पशु की आयु ज्ञात करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। तो उसमें बेस्ट मेथड हमने देखा कि दांतों के द्वारा। दांतों में भी 4 प्रकार के थे, आई, सी, पीएम और एम, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इनमें सबसे बेस्ट कौन सा था या सबसे उत्तरदायी कौन सा था? इंसाइजर वाला। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री के हैं, फिर आगे अपन एग्रो और बॉटी सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार, थोड़ा अपने बोर्ड की हालत खराब है। अगर इन पे अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो हो सकता है कि अपन ज्यादा क्वेश्चन सोल्व आउट करें तो पीडीएफ के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ आएगी स्क्रीन पे और मैं आपको बताता रहूंगा, उस हिसाब से अपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि दुग्ध दोहन की सबसे बेस्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 9, दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है या बेस्ट मेथड कौन सा है? दुग्ध दोहन की अच्छी विधि, सबसे सर्वोच्च अच्छी विधि कौन सी है? इसमें भी 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है चुटकी विधि या स्टर्पिंग मेथड। चुटकी विधि, चुटकी विधि या स्टर्पिंग, चुटकी विधि या स्टर्पिंग मेथड। सेकंड विधि है आपके अंगूठा या नकलिंग, अंगूठा विधि या नकलिंग, अंगूठा या नकलिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नकलिंग। थर्ड जो आपके दे रखा है पूर्ण हस्त या मुट्ठी, पूर्ण हस्त या मुट्ठी बांधकर, या फिर फिस्टिंग, फुल हैंड जिसको बोलते हैं, फुल हैंड या फिस्टिंग या मुट्ठी बंद करके, या पूर्ण हस्त विधि। चौक नहीं चल रहा इस बोर्ड पर, फिस्टिंग और नन ऑफ दीज। तो इनमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है दुग्ध दोहन का? तो सी, पूर्ण हस्त या मुट्ठी बंद करके, या फिर फिस्टिंग जिसको बोलते हैं, फुल हैंड विधि बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट है। चुटकी विधि भी अच्छी है, पर इनके लिए जिनके जो थन है ना वो बिल्कुल छोटे होते हैं उनके लिए चुटकी विधि। अंगूठा विधि या नकलिंग, देखो ये थन है, इसको अंगूठा विधि में ऐसे यूज करते हैं, तो ये जो अपना लगता है ना, इसकी विधि से क्या होता है? गांठ पड़ने का भय रहता है, तो ये अच्छी विधियों में नहीं आती है, गांठ पड़ने का भय रहता है इसमें। और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो दुग्ध दोहन की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होगी? पूर्ण हस्त या फिस्टिंग या मुट्ठी बंद करके, या फुल हैंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री का लास्ट क्वेश्चन है भगवा प्रश्नोत्तरी पार्ट फर्स्ट का 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से जीवाणु जनित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। और इसमें एक चीज बताऊंगा मैं आपको, एक चीज पहले बता देता हूँ, सुपरवाइजर की एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल के पेज पे, रामबाण क्लासेज पशुपालन विज्ञान उसमें। और रोग वाले को तो इतने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से करवा रखा है कि लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, कभी गलत नहीं होगा। जीवाणु जनित रोग है, फर्स्ट है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। सेकंड पे जो है अपना एंथ्रेक्स के बाद में वो है पशु प्लेग। एंथ्रेक्स के बाद में कौन सा है? पशु प्लेग। सेकंड ऑप्शन में है पशु प्लेग, दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, पशु प्लेग। थर्ड पे है ट्रिपनोसोमा, और फोर्थ पे है FMD, फूड एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है इनमें से आप बताओ? जीवाणु जनित रोग है एंथ्रेक्स, पशु प्लेग, ट्रिपनोसोमा और FMD। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। जबकि पशु प्लेग और FMD, पशु प्लेग और FMD जो है वो किससे होता है? वायरस से। एक ट्रिक बताऊंगा अभी, और जो
ट्रिप्नोसोमा है वो ऊंट के अंदर होता है, किससे होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ट्रिप्नोसोमा सर्रा रोग, ट्रिप्नोसोमा क्या है, प्रोटोजोआ है एक प्रकार का। अब बात करें, देखो एक चीज, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको कि जो ये रोग है इनकी, जीवाणु से होने वाले सारे रोग एक ही लाइन में आपको याद हो जाएंगे, जीवाणु से होने वाले सारे रोग, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, और आता है और अपन कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो बात कर लेते हैं जीवाणु जनित रोगों में कि एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैलाने, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैलाने। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैलाने। एंथ्रेक्स का मतलब एंथ्रेक्स, गला घोटा मतलब गलघोंटू, फिर का मतलब होता है फड़किया रोग, लंगड़े का मतलब लंगड़ा रोग या ब्लैक क्वार्टर, और थनैला का मतलब थनैला रोग। जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या है, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैलाने, ये तो हो गए सारे जीवाणु। फिर कहते हैं वायरस वाले। वायरस वाले कौन कौन से हैं, खुरपका, मुंह पका और पशु मर गया। इसका मतलब हो गया खुरपका, मुंह पका का मतलब एफएमडी, और पशु मर गया मतलब पशु प्लेग। ये ही दो रोग है जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। सबसे ज्यादा जीवाणु वाले, और जीवाणु वालों में से क्वेश्चन आते हैं। जीवाणु वालों की क्या ट्रिक है, एंथ्रेक्स का गला घोटा फिर लंगड़े थनैलाने, मतलब एंथ्रेक्स गला घोटा गलघोटू, फिर मतलब फड़किया रोग, लंगड़ा मतलब लंगड़ा, ये ब्लैक क्वार्टर जिसको बोलते हैं, चुचिया रोग, और थनैला। तो ये 10 क्वेश्चन अपने एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट होते हैं। 11वां क्वेश्चन अपन देखते हैं एग्रोनॉमी से। 11वां क्वेश्चन एग्रोनॉमी से बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि एग्रोनॉमी से है कि निम्न में से अखनिज पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन को देखना लैंग्वेज, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपसे गलत करवाने के लिए, नेगेटिव मार्किंग करवाने के लिए, बट अपने को क्या है, नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको 2 बार पढ़ना है। निम्न में से अखनिज पोषक तत्व नहीं है, मतलब 4 मैंने यहाँ पे दिए, उनमें से एक पोषक तत्व ऐसा है जो अखनिज नहीं है, अखनिज पोषक तत्व नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी H, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो पहले तो आपको अखनिज का नाम आते ही है हो जाना चाहिए एवरेज की अखनिज पोषक तत्व कौन कौन से हैं, CHO अखनिज पोषक तत्व है जो कि पौधे को एटमॉस्फेयर वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, प्लस पौधे का जो शुष्क भार उसमें 90% प्लस अबव जो है वो यही बनाते हैं। कौन से, CHO। ये बाहर से पौधे को देने की आवश्यकता नहीं होती है, पौधा इनको वातावरण से, वायुमंडल से, भूमि से, हवा से, पानी से, एटमॉस्फेयर से ग्रहण कर लेता है ऑटोमेटिकली CHO को। इनको क्या बोलते हैं, अखनिज पोषक तत्व। और पर्सन क्या है अपना, निम्न में से अखनिज पोषक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है, सी खनिज पोषक, अखनिज पोषक तत्व मतलब नहीं है, तो ये पोषक तत्व में आता है। H भी इनमें आ रहा है और O भी इनमें आ रहा है, CHO तीनों इनमें आ रहा है। तो Mg मैग्नीशियम क्या है, अखनिज पोषक तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, देखो प्राथमिक पोषक तत्व कौन से अपने पौधों के लिए जो जरूरी है, प्राथमिक पोषक तत्व है NPK, तीनों कौन से प्राथमिक पोषक तत्व हैं। और CA, MgS कौन से हैं, द्वितीयक पोषक तत्व है। तो Mg आ गए यहाँ पे, ये द्वितीयक पोषक तत्व है, ना कि अखनिज। अखनिज में कौन कौन से आते हैं, CHO तीनों अखनिज पोषक तत्व है, NPK तीनों प्राथमिक पोषक तत्व है, और CA-MgS तीनों क्या है, द्वितीय पोषक तत्व। और जो बाकी बच गए वो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म या तृतीय पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। किसमें आता है, तृतीय या सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। ज्वलनशील उर्वरक के नाम से जाना जाता है, ज्वलनशील उर्वरक के नाम से जाना जाता है या विस्फोटक प्रकृति का होता है। ज्वलनशील उर्वरक के नाम से जाना जाता है या विस्फोटक प्रकृति का होता है। SSP ऑप्शन दे रखा है, आपको राइट आंसर आता है, आप अपना लिख लेना। वीडियो के एंड में मेरे को बताओगे आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपके क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो ज्वलनशील उर्वरक के नाम से जाना जाता है या विस्फोटक प्रकृति का होता है, ज्वलनशील होता है या विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखोगे SSP सिंगल सुपर फास्फेट, सेकंड नंबर पे है सोडियम नाइट्रेट,
सोडियम नाइट्रेट NaNO3, थर्ड पे कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, और फोर्थ पे है अमोनियम नाइट्रेट NH3NO3 अमोनियम नाइट्रेट। इनमें से कौन सा उर्वरक है जो ज्वलनशील प्रकृति का है या विस्फोटक प्रकृति का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ नंबर का अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो ज्वलनशील प्रकृति का या विस्फोटक प्रकृति का होता है। बात करें अपना यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट SSP, तो SSP क्या है? भारत का प्रथम, SSP क्या है? भारत का प्रथम स्वदेशी उर्वरक है, भारत का पहला स्वदेशी उर्वरक है जो भारत के द्वारा ही बनाया गया था, मतलब भारत का प्रथम स्वदेशी उर्वरक SSP है। और SSP के अंदर क्या क्या पाया जाता है? जो SSP के अंदर अगर अपन देखें तो 16% P2O5 और 12.5% सल्फर पाया जाता है। 16% तो इसमें पाया जाता है P2O5, ठीक है, और 12.5% इसमें पाया जाता है सल्फर। किसके अंदर? SSP के अंदर। बात करें सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 16% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। SSP के अंदर पोटेशियम इसकी मात्रा P2O5 की मात्रा प्लस सल्फर की मात्रा। तो SSP का क्वेश्चन अगर आपके पुटअप होता है सुपरवाइजर में तो क्या होता है कि भारत का प्रथम स्वदेशी उर्वरक है SSP, जिसमें 12.5 सल्फर की मात्रा पाई जाती है, प्लस P2O5 की मात्रा कितनी पाई जाती है? P2O5 की मात्रा पाई जाती है इसमें लगभग 16%। बाद में सेकंड जो अपना ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 16%। बात करें कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 15.5%, 15.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। बात करें 13वें क्वेश्चन की कि कौन से उर्वरक भारत में पूर्णतः विदेशों से आयात किए जाते हैं? आयात किए जाते हैं मतलब मंगवाए जाते हैं, और एक होता है निर्यात, बेचे जाते हैं। आयात और निर्यात दो चीज होती है। तो कौन से उर्वरक है जो भारत में पूर्णतः आयात किए जाते हैं विदेशों से? पहला है नाइट्रोजन धारी उर्वरक, दूसरा है पोटेशियम धारी, थर्ड है सल्फर धारी, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम धारी। पोटेशियम वाले जितने भी उर्वरक है वो भारत विदेशों से मंगवाता है, जबकि नाइट्रोजन वाला की पूरी पूर्ति भारत खुद कर लेता है निर्माण करके, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती की जाती है जहाँ पे 750 mm से 1150 mm तक वर्षा हो, या फिर 750 mm से कम बरसात हो, या फिर 1150 mm से अधिक बरसात हो, या नन ऑफ दीज। कहाँ पे की जाएगी? ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती। तो 14वें क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो है बी। ड्राई फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? जहाँ पे 750 mm से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पे शुष्क खेती की जाती है। एक चीज शुष्क खेती का नाम आया है तो एक चीज बता देता हूँ मैं। शुष्क खेती के लिए एट्राजीन, APA, ठीक है, ट्रिपल C, साइकोसील जो है वो, ये चीजें काम में ली जाती है। जैसे वृद्धि जो रोधक है वो काम में लिए जाते हैं। प्लस कौन से काम में लिए जाते हैं ड्राई फार्मिंग के लिए? जैसे प्रकाश प्रवर्तक है, प्रकाश को लौटा देने वाले, रंध्रों को बंद कर देने वाले रसायन काम में लेते हैं। तो वहां पे शुष्क खेती में क्या है, ये अगर प्रकाश छिद्र है वो बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम हो गया तो पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, इस प्रकार से। और प्रकाश को वापस लौटा देते हैं, ये परावर्तन कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि इसकी जो वाष्पोत्सर्जन दर है वो घट जाती है। तो वो कौन कौन से केमिकल है जो यूज में लिए जाते हैं? PMA, एट्राजीन, प्रकाश प्रवर्तक में कौन सा है? केओलिन, चूना, साइकोसील इत्यादि। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए, इनको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, पहले इनको मिटा देते हैं। तो आई होप आपको सही से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हैंडराइटिंग नोट्स में से एक क्वेश्चन ऑप्शन देख देख के मैंने बनाया, वो भी पुराने सुपरवाइजर के पेपर है ना उनके अकॉर्डिंग, प्लस आने वाले सुपरवाइजर पेपर के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा बोर्ड अपना ऐसे ही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। इतने क्वेश्चन वैसे आपके आराम से 20 मिनट में हो जाते हैं, पर क्या करें, लिखना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देखते हैं आगे 15वां क्वेश्चन। किसानों द्वारा उपयोग में लाने वाले बीज, किसान द्वारा कौन सा बीज यूज किया जाता है? ऑप्शन दे देता हूं मैं। मूल केंद्रक, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस, मूल केंद्रक या न्यूक्लियस। सेकंड पे दे रखा है प्रजनक या ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड।
थर्ड पे दे रखा है आधार बीज या मदर सीड या फंडामेंटल सीड जिसको बोलते हैं। और फोर्थ पे दे रखा है प्रमाणित बीज। कौन सा? प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड बीज, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड। इनमें से चारों में से किसान के द्वारा कौन सा बीज यूज में लिया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके ऊपर कौन सा टैग होता है, वो कौन से बीज की संतति है। 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो किसानों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाला बीज है, इसका राइट आंसर है फोर्थ, सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज, जिसपे कौन सा टैग होता है? नीला, नीले कलर का टैग होता है जो किसानों के द्वारा यूज में लिया जाता है। ठीक है। और ये प्रमाणित बीज है किसकी संतति होता है, किससे तैयार होता है? आधार बीज से। आधार बीज, फंडामेंटल सीड या मदर सीड, जिसपे कौन सा टैग होता है? सफेद। आधार बीज पे कौन सा टैग होता है? सफेद। फिर आता है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज या ब्रीडर, इस पे होता है पीला टैग। और सबसे ऊपर जो रहता है मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड, बफ कलर का टैग होता है। ये हो गया 15वां क्वेश्चन कि किसानों के द्वारा प्रमाणित या सर्टिफाइड बीज या यूज लिया जाता है जो कि आधार बीज की संतति होता है। प्रमाणित बीज में नीले कलर का टैग होता है जबकि आधार बीज में सफेद कलर का टैग होता है। क्वेश्चन नंबर 16। अंदर क्वेश्चन अपने 16 हो चुके हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ बिना लिखे, ठीक है, रीड करके ही करवा देते हैं, टाइम बहुत लग रहा है ऐसे। 16वां क्वेश्चन देखोगे, मक्का के प्रोटीन को कहते हैं, मक्का के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो लिख देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। मक्का की प्रोटीन क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन देता हूँ। मक्का की प्रोटीन कहलाती है ग्लूटीन, जीन, होर्डीन और ओराइजेनिन। राइट आंसर क्लिक करें। मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटीन, जीन, होर्डीन और ओराइजेनिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने लगा लिया होगा कि मक्का जो है उसकी प्रोटीन को क्या कहते हैं? मक्का की प्रोटीन को क्या कहते हैं? जीन। सेकंड नंबर का राइट है। मक्का की प्रोटीन जीन कहलाती है, गेहूं की प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है, जौ की प्रोटीन हार्डीन कहलाती है, तथा धान जो चावल है ओराइजा सेटाइवा उसकी प्रोटीन ओराइजेनिन कहलाती है। तो 4 क्वेश्चन 16 आउट हो रहे हैं। मक्का की प्रोटीन जीन, गेहूं की प्रोटीन ट्रिटियम एस्टिवम की ग्लूटीन, जौ की हार्डीन और धान की ओराइजेनिन। 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहां तक जिसके 16 के 16 क्वेश्चन सही है ना, उसकी तैयारी 1 नंबर चल रही है एग्रीकल्चर की। तो अब हिंदी और जीके का भी अपना देखेंगे, बहुत जल्द क्लास वगैरह या क्वेश्चन सोल्व आउट करवाएंगे। इंडियन गुजबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन देखें। इंडियन गुजबेरी, इंडियन गुजबेरी के नाम से, इंडियन गुजबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है? इंडियन गुजबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है? ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं क्या क्या लिखने वाला हूं। फर्स्ट है जामुन, सेकंड है आंवला, फर्स्ट है जामुन, सेकंड है आंवला, थर्ड पे है लीची और ग्लेडोलियस, थर्ड पे है लीची और फोर्थ पे है ग्लेडोलियस। ये क्वेश्चन जिसका राइट है ना वो अलग से कमेंट करके बताएगा मेरे को कि 17वां क्वेश्चन मेरा राइट था और ये किया था मैंने। ठीक है, 17वें क्वेश्चन में कर दो, अभी कमेंट कर दो, मैं आंसर बता रहा हूँ 17वें का। ईमानदार ऐसे करना कि इंडियन गुजबेरी के नाम से किस फल को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, आंवला। आंवले को इंडियन गुजबेरी के नाम से जाना जाता है। जबकि जामुन को क्या बोलते हैं? इंडियन ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लैकबेरी, जामुन को। और इंडियन गुजबेरी आंवला। लीची को क्या बोलते हैं? मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन। लीची को क्या बोलते हैं? मैंगोस्टीन या फलों की रानी। और ग्लेडोलियस को क्या बोलते हैं? ये तो फल है ही नहीं, फूल है, फूलों की रानी। ग्लेडोलियस को क्या बोलते हैं? फूलों की रानी। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे, इंडियन गुजबेरी के नाम से आंवले को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। अब
लिखा ही नहीं जा रहा है बोर्ड पे मेरे से, ना तो चौक काम कर रही है ना हाथ। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं गर्मी की वजह से। जेम का टीएसएस कितना होता है? जेम का टीएसएस कितना होता है? दो ही ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। जेम का टीएसएस जो कुल घुलनशील पदार्थ होता है वो कितना होता है? जेम का टीएसएस दो में से ही सिलेक्ट कर लेना। चार में कंफ्यूज होते हो, 65 और 68, 65% और 68.5%। इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है 18वें का? कि जेम का टीएसएस होता है। जेम का टीएसएस जो टोटल सोल्यूबल जो है वो कितना होता है जेम का? ए में है 65% और बी में है 68.5%। तो कितना दे रखा है? एक चीज एफपीओ का नाम सुना है? एफपीओ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये कब लागू हुआ था? 1955 में। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू हुआ था? 1955 में लागू हुआ था। प्लस जो सर्वाधिक अच्छी जेम बनती है वो किससे बनती है? सर्वाधिक अच्छी जो जेम बनती है वो किससे बनती है? सेम से। जेम तो बनेगी सेम से, और जो जेली बनेगी वो किससे? अमरूद से बनेगी। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक इनमें जेम देने में खटास की मात्रा, तो एक में तो है 0.5 से 0.6, 0.50 से 0.60, और एक में कितनी है? 0.75 से 0.75 से 1%। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मुंह में दर्द हो गया मैं बोलते बोलते, थोड़ा तेज। एनएचएम राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? एनएचएम इसको बोलते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दे रहा हूं 2002, 2005, 2009 और 2011। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2002। 2002। क्वेश्चन नंबर 20। MIDH का फुल फॉर्म क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? MIDH की मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर क्या है? MIDH की फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। समन्वित जो बागवानी विकास मिशन है 2014। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड या सोइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ऑप्शन ना देके सीधा बता देता हूं मैं। इसकी शुरुआत हुई थी श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के सूरत से। सूरत जगह है, सूरत से हुई थी। श्री गंगानगर में कहां से हुई थी? श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से हुई थी। श्री गंगानगर के अंदर पड़ता सूरतगढ़। क्या हुआ था? सोइल हेल्थ कार्ड कब हुआ था? 19 फरवरी 2015। बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 फरवरी 2015। किसके कार्यक्रमों के द्वारा हुआ था? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य जो है कार्ड है, श्री गंगानगर में सूरतगढ़ से स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 2015 में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल हुए होंगे, अच्छे होंगे, रिवीजन हुआ होगा, अच्छे से याद होंगे। चारों ऑप्शन सोल्व आउट करवाए। तो कैसा क्या फीडबैक रहा मेरे को कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इसी का भगवा प्रश्नोत्तरी पार्ट सेकंड बहुत जल्द हो सकता है आपको पीडीएफ से। आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि बोर्ड पे पढ़ना चाहोगे या पीडीएफ से मैं सोल्व आउट करूँगी। कि सामने पीडीएफ रहेगी, क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, अपन डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। बाकी थैंक यू। और हाँ, लास्ट बात ये कि जितने भी आपके साथ वाले हैं सबको वीडियो को शेयर करोगे कंप्लीट को। थैंक यू।